हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लासेज। आज इस वीडियो में इस चैनल पर मैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और वो सीरीज होगी कि जैसे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जैसे कि आरएस है, आईएएस है, यूपीपीएससी है, एमपीपीएससी है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ठीक है, पंजाब की है। तो जो भी एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें डेस्क्रिप्टिव पेपर आता है, विशेषकर इंग्लिश का, ठीक है, तो उसमें टॉपर्स की कॉपीज़ को हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि टॉपर्स की कॉपीज़ का एनालिसिस के कुछ सीरीज शुरू करो, ताकि उनको पता चले कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, ताकि वो भी अपने लेखन में, अपनी राइटिंग में वो इम्प्रूवमेंट ला सकें, ठीक है। तो जैसे कि जो भी इंग्लिश का पेपर अलग अलग स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में होता है, उसमें पैराग्राफ राइटिंग आता है, लेटर राइटिंग आता है, एसे राइटिंग आती है, प्रेसी राइटिंग आती है, एलेब्रेशन आता है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग आती है। तो इन टॉपिक्स के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं, तो जो टॉपर्स, जो बच्चे जिनको घोषित किया हुआ है, वो किस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखते हैं, कितनी वो मिस्टेक करते हैं और कितना अच्छा वो लिखते हैं जिससे उनके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, और किस प्रकार की वो मिस्टेक करते हैं जिससे उनके नंबर वहाँ पे कट जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं, तो एग्जामिनर द्वारा कितने नंबर काटे जाते हैं, ठीक है, और किस प्रकार की मिस्टेक एग्जामिनर निकालता है। हालाँकि जो भी आपने कॉपीज़ वगैरह देखी होगी, उसमें एग्जामिनर मिस्टेक निकाल के नहीं बताता कि कहीं गोला कर रखा है या कहीं पे सिर्फ टिक लगा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कॉपीज़ को ढंग से चेक ही नहीं किया, या फिर एक देख कर ही उन्होंने क्या कर दिया, नंबर दे दिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस सीरीज में, टॉपर्स की कॉपीज़ की मिस्टेक्स वगैरह एक-एक निकालेंगे, और क्या यहाँ पे सही हो सकता था, या टॉपर्स इसको इस तरीके से अगर लिखता तो उसके शायद नंबर नहीं कटते या और अच्छे नंबर आते। इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आरएस मैन के पेपर 4 की कॉपीज़ को एनालिसिस शुरू कर रहा हूँ, और इस क्लास में जो आरएस मैन 2018 की टॉपर जो है मुक्ता राव, जिसकी कॉपी आपके सामने है इस समय। तो सबसे पहले हम इसकी कॉपी का इस कॉपी का एनालिसिस करेंगे। आपको पता ही है कि आरएस मैन 2018 में जो टॉपर है मुक्ता राव, उनके 138 मार्क्स आए थे, और मुक्ता राव की कॉपी हमने इसलिए ली है, आपकी जो मैडम है मुक्ता राव, उनकी कॉपी हमने इसलिए ली है क्योंकि मुक्ता राव मैडम ने पेपर 4 की जो टेस्ट सीरीज़ है, वो हमारे ही संस्थान में जॉइन की थी। तो उनकी कुछ कॉपीज़ भी हमारे पास पड़ी है जो चेक्ड है, लेकिन वो लेके नहीं जा पाई थी। उनको भी आज इस वीडियो में एक क्वेश्चन उसका भी लेंगे और एक क्वेश्चन हम इसका भी लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरएस मैन 2018 के पेपर में जो टॉपिक है, और हमारा जो टॉपिक है वो है इलैबोरेशन। तो एलैबोरेशन में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैडम ने उसमें क्या लिखा था आंसर, और क्या लिखना चाहिए था, या कितना अच्छा लिखा था, या एग्जामिनर नंबर कम दी, इन सभी बातों को हम बहुत डिटेल में आज एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर? तो चलो देखें, आगे देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को लिया है, एलेब्रेशन का क्वेश्चन है, और एलेब्रेशन आपको पता होगा, इसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं। एलेब्रेशन एक प्रकार से प्रेसी राइटिंग का एकदम अपोजिट होता है। प्रेसी राइटिंग में क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, और उसको आपको 1/3 या 1/4 करके, प्रिसाइज करके, शॉर्ट करके लिखना होता है, ठीक है। लेकिन एलेब्रेशन में क्या होता है कि आपको एक प्रोवर्ब दे दी जाती है, या कोई एक थीम दे दी जाती है। उसको सबसे पहले आपको उसका मीनिंग बताना होता है कि उस थीम का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद में उसको एक्सपेंड करना होता है, मतलब उसको विस्तार देना होता है, उसके बारे में उसको खोल के लिखना होता है, ठीक है। तो ये होता है एलेब्रेशन। अब देखो 2018 में जो तीन टॉपिक यहाँ पे आए थे 2018 में, और ये तीन टॉपिक क्या हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन है, एलाबरेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इन अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स। तो 150 वर्ड्स में आपको ये तीनों में से एक थीम का आपको एक्सपेंड करना था। आप देखो, अब यहाँ पे जो मुक्ता राव मैडम है, उन्होंने क्या किया है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेंड किया है, इसके ऊपर लिखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या लिखा है और किस प्रकार की इसमें मिस्टेक की गई है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, देखो आगे,
जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इसका मीनिंग तो सभी को पता ही होगा जो भी आरएस की तैयारी करेंगे। भाई अगर न्याय देने में देरी होती है किसी कारण से, ठीक है, बहुत लंबा समय अगर गुजर जाता है, तो वो एक प्रकार से न्याय नहीं देने के समान है। मतलब एक प्रकार से उसको न्याय देना ही बेकार है, क्योंकि वो हो सकता है कि वो जिसके जिसको जिसके बारे में डिसीजन दिया जा रहा है या तो उसकी डेथ हो जाए या वो बाद में उसके लिए किसी काम का नहीं रहे। तो ये थीम आई थी 2018 के पेपर में। तो अगर हम बात करें, पहली लाइन से शुरू करते हैं। एक एक शब्द का, एक एक लाइन का मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, ताकि आपको मिस्टेक्स भी पता चले, आप एग्जाम में उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करो, यही मेरा उद्देश्य है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम सेंटेंस की बात करें, इन्होंने पहला सेंटेंस लिखा है द गिवन थीम से लेके पहला सेंटेंस है आपके यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। अगर हम इसी से इसकी ही बात करें, तो देखो सबसे पहले इन्होंने थीम का मीनिंग बताया है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि सबसे पहले अगर आपको जो थीम आई है, जो भी प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब कौन सी है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो सबसे पहले आपको मीनिंग बताना है। और देखो मीनिंग इन्होंने बताया, द गिवन थीम शोज, ठीक है, अपाथी ऑफ इंडियन जुडिशरी। अब देखो नंबर इनके बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे इनके नंबर इसमें मिले हैं इनको 7 नंबर, ठीक है। 7 मार्क्स मिले हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था और 10 में से इनको मिले हैं कितने? 7। क्लियर? तो 7 नंबर मिले हैं। 3 नंबर इनके कौन से काटे गए हैं, किन क्या इन्होंने मिस्टेक्स की थी जिससे इनके 3 नंबर काटे गए हैं और 7 नंबर दिए गए हैं, इसके बारे में भी आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द गिवन थीम शोज़। अब यहाँ पे शोज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है वर्ड का। आप चाहो तो यहाँ पे हाइलाइट्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो शोज़ भी आप लिख सकते हो और हाइलाइट्स भी कर सकते हो, दोनों ही यहाँ पे प्रॉपर वर्ड है। हाइलाइट्स अगर हम लिखते हैं थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। अब मिस्टेक देखो कहाँ पे हुई है, सबसे पहले आप ध्यान रखो, मैं ध्यान से समझना इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ। शोज़ के बाद में यहाँ पे सबसे पहले द का यूज़ होगा, आर्टिकल का यूज़ है। पहली मिस्टेक यहाँ पे, पहली लाइन में मिस्टेक है आर्टिकल की। शोज़ द अपाथी ऑफ, ऑफ के बाद में यहाँ पे आना चाहिए द द इंडियन जुडिशरी। क्योंकि देखो इस पैराग्राफ में जो इन्होंने लिखा है, इंडियन जुडिशरी वेयर लॉन्ग क्यूज ऑफ पेंडिंग केसेज इज पुटिंग अ क्वेश्चन ऑन वेदर द इंटेंडेड पर्सन इज गेटिंग जस्टिस। तो पहली लाइन में क्या लिखना चाहते हैं कि दी गई जो थीम है वो भारतीय न्यायपालिका की उदासीनता को दर्शाती है। उदासीनता मतलब अपाथी मतलब उदासीनता को दर्शाती है। क्लियर? जहाँ पे वेयर का मतलब जहाँ पे लंबित मामलों की पेंडिंग कैसे है? पेंडिंग का मतलब लंबित, लंबित मामलों की जो लंबी सूची है, ये लंबी जो लाइन है, कतार है, ठीक है। क्यू का मतलब क्या होता है? कतार। वो इस बात पे सवाल उठाती है या उठा रही है कि क्या इच्छित व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, ठीक है, कि क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बात पे सवाल उठाती है। ये इनका लिखने का मतलब था। लेकिन मिस्टेक कहाँ पे हुई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम लिखते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट है आरएस में, तो जब हम लिखते हैं तो ऐसी मिस्टेक जनरली हमसे हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि इनके नंबर नहीं कटें। क्लियर? तो देखो इंडियन जुडिशरी से पहले क्या आएगा? यहाँ पे द का यूज़ होगा। क्लियर? दूसरी बात देखो, वेयर लॉन्ग क्यूज। अब देखो लॉन्ग क्यूज है, क्यूज का मतलब है यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल है तो ये सब्जेक्ट है, ये मान के चलो। तो यहाँ पे इज, यहाँ पे इसकी जगह क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। बात समझ में आ गई? यहाँ इसकी जगह क्या आना चाहिए? आर। तो इसमें अब देखो ध्यान समझना इस चीज़ को कि इज आर पुटिंग अ क्वेश्चन ऑन वेदर द इंटेंडेड पर्सन इज गेटिंग जस्टिस। ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टेक क्या थी? सिर्फ दो तो यहाँ पे आर्टिकल की मिस्टेक मैंने आपको बताई है। अपाथी से पहले द का यूज़ है। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन, लेकिन जो मुझे नॉलेज है इंग्लिश की उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे द का यूज़ होना चाहिए। इसके आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है लॉन्ग क्यूज ऑफ पेंडिंग केसेस, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आर। तो ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। दो, तीसरी मिस्टेक, इसके बाद में आर पुटिंग ए क्वेश्चन ऑन। अब ये जो आर पुटिंग ए क्वेश्चन ऑन, इसकी जगह पे थोड़ा सा रेज क्वेश्चंस अबाउट, ये भी हम लिख सकते हैं थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, क्योंकि मार्क्स तो तभी काटे जाते हैं ना, तो एग्जाम में लगता है कि यहाँ पे इससे अच्छा हो सकता था। देखो रेज
क्वेश्चंस अबाउट। बात समझ में आ गई? तो वो किसकी जगह पे होना चाहिए? आर पुटिंग अ क्वेश्चंस ऑन, इसकी जगह पे रेज क्वेश्चंस अबाउट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे उठा रही है क्या कहते हैं, सवाल उठा रही है, तो सवाल उठाती है, ये हमारा जो बोलने का तरीका है, लिखने का तरीका होता है ना, ये सही होता है कि इस प्रकार की जो लंबी कतारें हैं, लंबित मामलों की लंबी कतारें, ये न्यायपालिका की उदासीनता पर क्या दर्शाती है, और ये सवाल उठाती है कि क्या इच्छित व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, ठीक है, या न्याय मिलता है। इस तरीके की लैंग्वेज का अगर हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉपर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ में आ गई बात? यहाँ पे आप रेज क्वेश्चंस अबाउट का भी यूज़ होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम बात करें आगे, देखो यहाँ तक हो गया समझ में कि ये जो एक लाइन है इसमें क्या मिस्टेक्स हुई है स्टूडेंट से, और उस मिस्टेक्स के नंबर कटे हैं, हालांकि कितने कटे हैं इसके बारे में क्लियर नहीं है। अब आगे देखो, स्पेंडिंग डिकेड्स, नेक्स्ट वाली जो लाइन है यहाँ पे देखो, स्पेंडिंग डिकेड्स, और ये जो लाइन है यहाँ पे इज एन इनह्यूमन थिंग, यहाँ तक, ये यहाँ तक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में स्टूडेंट ने क्या लिखा है और क्या मिस्टेक्स उनसे हुई है, यह भी हम बात कर लेते हैं। स्पेंडिंग डिकेड्स इन कस्टडी इन द वेट ऑफ टर्न टू बी हर्ड इज एन इनह्यूमन थिंग। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखना चाहता है, स्टूडेंट्स ये लिखना चाहता है कि अपनी बारी की सुनवाई के इंतजार में, ठीक है, देखो इन द वेट ऑफ टर्न टू बी हर्ड, अपनी बारी का मतलब सुनवाई, सुनवाई हर्ड का मतलब हियरिंग का मतलब क्या होता है, सुनवाई। तो अपनी बारी की सुनवाई के इंतजार में दशकों तक जो हिरासत में बिताना एक प्रकार से क्या है, अमानवीय बात है। इनह्यूमन का मतलब क्या हो गया, अमानवीय, यही कहना चाहते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये लिखना चाहता है, तो इसमें देखो मिस्टेक कहाँ हुई है, इन द, मिस्टेक नहीं हो सकती, इसको मैं वैसे बता रहा हूँ कि इन द वेट ऑफ टर्न। तो जैसे मैंने अभी देखो क्या बोला है, अपनी बारी की सुनवाई के इंतजार में, तो अपनी बारी, तो वेटिंग फॉर वंस टर्न, इसकी जगह पे इन कस्टडी वेटिंग फॉर वंस टर्न यहाँ पे हम कर सकते हैं। समझ लो ध्यान से, वेटिंग फॉर वंस टर्न, बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या है, वेटिंग फॉर वंस टर्न भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो क्योंकि तब लैंग्वेज आपकी प्रॉपर हो रही है कि अपनी बारी के सुनवाई के इंतजार में, ठीक, तो वहाँ पे अपने के लिए क्या आ गया, यहाँ पे वंस आ गया, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगा के, और वंस टर्न। इस तरीके से आपको देखना है, समझना है कि मैं यहाँ मिस्टेक नहीं निकाल रहा कि यहाँ मिस्टेक क्या हुई है, ये आपको समझना है कि ऐसी मिस्टेक जनरली हमसे एग्ज़ाम में हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का। आगे देखो, अब इनह्यूमन थिंग यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है ना, टू बी हैड, ये भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इन्होंने एम्फेसाइज करने के लिए इसको कैपिटल में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आगे जो सेंटेंस है उसको देख लो एक बार पहले। अगर हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वाली जो लाइन है, नेक्स्ट लाइन में क्या, इन मैनी केसेस वी नॉट, अब देखो वी नॉट दैट द एक्चुअल लायबल पनिशमेंट वुड हैव बीन फ्यू ईयर्स whereas the person had already spent decades in jail, यहाँ तक ये सेंटेंस है, यहाँ से लेके, अब इस सेंटेंस के अंदर क्या कोई मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है, वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले देखो वी नॉट, अब वी नॉट, हालांकि वर्ड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट आ सकता है यहाँ पे कि हमने नोट किया है, तो लेकिन हम ज़्यादा जब हम डेस्क्रिप्टिव में लिख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि वी नॉट की जगह हमें करना चाहिए वी ऑब्जर्व। हमें क्या लिखना चाहिए, वी ऑब्जर्व, यानी इसकी जगह पे हमें क्या कर सकते हैं, वी ऑब्जर्व ज़्यादा ज़्यादा प्रॉपर लगता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये नॉट जो लिखा है वो यहाँ पे गलत नहीं है, लेकिन हम ज़्यादातर ये कहते हैं कि हमने अवलोकन किया, आकलन किया, तो हम क्या करते हैं ज़्यादातर ऑब्जर्व का यूज़ करते हैं कि हमने काफ़ी लंबे टाइम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व का यूज़ कर सकते हैं। और देखो फिर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में कहना क्या चाहते हैं कि कई मामलों में हम देखते हैं कि जो वास्तविक
या कुछ जो सज़ा होती है वो कुछ वर्षों की होती है। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति जब तक वो डिसीजन आता है उससे पहले ही वो क्या करता है, डिकेड्स तक, ठीक है, स्पेंट डिकेड्स इन जेल, यानी दशकों तक वो जेल में गुजार चुका होता है। बात समझ में आ रही है? स्टूडेंट क्या लिखना चाहता है कि हो सकता है कि जो उस पे आरोप तय हुए हैं, या मान लो या तो आरोप ही झूठे हों और मान लो वो सच भी हों, तो लेकिन जब तक वो डिसीजन आता है तब तक वो व्यक्ति क्या होता है, दशकों तक जेल में गुजार चुका होता है, ठीक है। और मालूम चलता है कि बाद में तो चाहे 2 दशक गुजार दी, 20 साल गुजार दी, मालूम चलता है कि उसको तो सिर्फ 1 डेढ़ साल की सज़ा ही काफ़ी थी, या इतनी सज़ा उसकी बनती है। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट लिखना चाहता है, ठीक है। जैसे आपने नम्बी नारायण वाले केस में देखा होगा, जो साइंटिस्ट है नम्बी नारायण, उनमें उनका सब वाक़या सभी जानते हैं। ऐसे लाखों करोड़ों मामले हमारे देश में मौजूद हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे जो ये जो लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है, इसमें कोई ख़ास मिस्टेक नहीं है। अगर हम बात करें, हाँ, यहाँ पे देखो फ्यू ईयर्स, तो यहाँ पे अ फ्यू ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। ये एडजेक्टिव की जो मिस्टेक है वो यहाँ पे हुई है। और सेंटेंस को अगर हम और एम्फेसाइज करना चाहें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्ट अ फ्यू ईयर्स, ठीक है। वो डेवलपमेंट जस्ट अ फ्यू ईयर, मतलब हम दबाव देके, जोर देके बोल रहे हैं कि केवल कुछ ही सालों की सज़ा होती, लेकिन जब तक वो डिसीजन आया तब तक व्यक्ति दशकों तक जेल में गुजार चुका था। हाँ, एक बात मैं आपको और बताऊं यहाँ पे, कि जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को ये इसका स्क्रीनशॉट भेजा था, इस पेपर के इस एलिब्रेशन का, कि सर ये जो मैडम मुक्ता राव है उन्होंने यहाँ पे हेड का यूज़ किया है, तो क्या वो प्रॉपर है क्या? तो देखो यहाँ पे वो बिल्कुल प्रॉपर है, हेड का कोई दिक्कत नहीं है। कि हम बात कर रहे हैं कि जब तक डिसीजन आता तब तक वो बहुत दशक क्या है, 2 दशक, 3 दशक या जो भी हैं, वो जेल में गुजार चुका था। तो सेंटेंस एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, हेड का यूज़ यहाँ पे प्रॉपर है, ठीक है। तो वो जो अगर वो स्टूडेंट देखे वीडियो तो वो भी समझ ले, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे को ये 2-3 चीज़ें इसमें भेजी थी कि इसको बताओ कि ये सही लिखा है इन्होंने या नहीं लिखा है। क्लियर? अब आगे देखो, अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करते हैं, इन सच केस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मिस्टेक क्या निकली है, केवल जस्ट अ फ्यू ईयर्स, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में आता है, मतलब ना के बराबर। तो कुछ, कुछ का मतलब यानी कुछ 2 साल, 3 साल, 5 साल, ठीक। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जस्ट अ फ्यू ईयर्स। जस्ट को एम्फेसाइज करने के लिए लगाया है और ए आर्टिकल का यहाँ पे यूज़ होगा, ये सही, ओके। अब अगर हम आगे बात करें, इन सच केस वी कैन इजीली से दैट डिलेड जस्टिस इज नो लेस देन रिफ्यूज़ल। अब देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो सेंटेंस है, इसमें क्या कोई मिस्टेक हुई है या कुछ और अच्छी तरीके से इसको लिखा जा सकता था, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब देखो वैसे तो कोई सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं लग रही, इन सच केस। अब देखो ऐसे मामलों में, तो यहाँ मिस्टेक किसकी हुई है पहले तो वो समझ लो। इन सच केस, इसमें मिस्टेक हुई है, यहाँ पे एस आएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में हम कहना क्या चाहते हैं, विद्यार्थी ये कहना लिखना चाहता है कि ऐसे मामलों में हम आसानी से कह सकते हैं, वी कैन ईजीली से दैट डिलेड जस्टिस इज नो लेस देन रिफ्यूजल, कि जो देरी से जो न्याय है वो एक प्रकार से रिफ्यूजल से कम नहीं है, मतलब किसी इनकार से कम नहीं है। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि वो देरी से जो न्याय है वो एक प्रकार से न्याय नहीं देने के बराबर है, न्याय के लिए मना करने के बराबर है, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे केस, सिर्फ इतनी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे केस में क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक। इसके अलावा नो इज़ नो लेस देन रिफ्यूज़ल, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा और अगर हम यहाँ पे इसको ये भी कर सकते हैं, इक्वल टू डिनायल, इक्वल टू डिनायल, ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब इक्वल टू डिनायल का मतलब क्या है, वही अस्वीकार के समान है, ठीक। तो ये तरीका होता है, आप चाहे नो लेस देन रिफ्यूज़ल लिख सकते हो या इक्वल टू डिनायल कर सकते हो, दोनों तरीके अपने आप में प्रॉपर है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का टॉपिक आपके आपके सिलेबस में भी है, तो वो जिसको प्रॉपर आता है वो आसानी से इस प्रकार के प्रयोग कर सकता है। क्लियर? चलो, अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे विद्यार्थी ने एक एग्जाम्पल दिया रामधारी सिंह दिनकर का, इन कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह
इन कुरुक्षेत्र। तो क्या दिया है इन्होंने, वो लिखते हैं कुरुक्षेत्र में कि न्याय यदि दो तो आधा दो, नहीं दे दो 5 ग्राम, विच मीन्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू द जस्टिस इन टाइम। अब देखो यहाँ से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और इन टाइम। अब इसमें क्या मिस्टेक्स अगर आप पढ़ोगे जो आपके मैडम ने लिखी है कि न्याय यदि दो तो आधा दो। अब जैसे जहाँ तक मुझे पता है रामधारी सिंह दिनकर, हालांकि इसमें हिंदी में अगर आपको एग्जाम्पल दे रहे हो वैसे ज़रूरत नहीं है, दे रहे हो और उसमें कुछ मिस्टेक हो भी जाए तो वो मिस्टेक नहीं मानी जाती, क्योंकि ये लाइंस इस प्रकार से है कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। ये लाइंस है रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसमें अगर हम बात करें मिस्टेक की, तो इसमें मिस्टेक ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे देखो ये यस, टू डू जस्टिस इन टाइम, यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा, आर्टिकल यहाँ पे यूज़ सही नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है। क्लियर? तो ये यहाँ पे इतनी सी मिस्टेक है, तो बाकी एकदम सेंटेंस एकदम करेक्ट है। क्लियर? और इन टाइम बिल्कुल सही है। और थोड़ा-सा और अगर हमें थोड़ा-सा अच्छा लिखना है, अच्छा करना है, ये भी सही है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। समझ लो एक बार ध्यान से। अगर भाई इन टाइम तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कर सकते हैं इन अ टाइमली मैनर। इन ए टाइमली मैनर। ठीक है? मतलब किसकी जगह पे लिख सकते हैं हम? इसकी जगह पे। तो आप ये भी इन टाइम भी सही है और इन अ टाइमली मैनर भी एकदम करेक्ट है। दोनों अपनी जगह पे सही है। थोड़ा-सा और उसको बताने क्योंकि ये ये भी फ्रेज़ है, तो फ्रेज़ का यूज़ हम कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, किस प्रकार की मिस्टेक्स स्टूडेंट से एग्ज़ाम में हो जाती है, जिससे उनके मार्क्स काटने का मौका एग्ज़ामिनर को मिल जाता है। अब अगर हम आगे बात करें तो द प्रॉब्लम यहाँ से, अब इस सेंटेंस को हम यहाँ से लेते हैं, द प्रॉब्लम, और यहाँ तक ये सेंटेंस पूरा यहाँ तक है ये। ठीक है? देखो सेंटेंस क्या दिया है, क्या लिखा है स्टूडेंट ने, द प्रॉब्लम ऑफ डिलेड कोड प्रोसेसिंग इज़ बिकॉज़ ऑफ मैनी फैक्टर्स such as shortage of courts, vacancy of all kinds in judiciary, low judges to population ratio, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने रेशो भी लिखा है कि 1/, शायद ये 1 लाख, हाँ 1 लाख, हाई इंक्रीज्ड अवेयरनेस एक्सेट्रा। ठीक है? अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कोई विशेष मिस्टेक हमें नज़र नहीं आ रही है। बस एक ये है कि अगर हम थोड़ा-सा इसको चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे अराइजेज़ फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स, जैसे यहाँ पे अराइजेज़ फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है बिकॉज़ ऑफ मैनी फैक्टर्स, ठीक है? इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? इसकी जगह पे हम कर सकते हैं अराइजेज़ ऑफ अ, वेरियस, क्योंकि मैनी का हम यूज़ बार-बार कर चुके हैं, ऊपर भी शायद मैनी का यूज़ हो चुका है। तो अराइजेज़ ऑफ वेरियस फैक्टर्स, ये हम यहाँ पे कर सकते हैं किसकी जगह पे? इज़ बिकॉज़ ऑफ, इज़, देखो यहाँ पे इसका भी ध्यान रखना है, इज़ बिकॉज़ ऑफ मैनी फैक्टर्स, इस पूरे की जगह पे हम यहाँ पे कर सकते हैं अराइजेज़ फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स। क्लियर? तो सॉरी ऑफ लिख दिया मैंने यहाँ पे आना चाहिए फ्रॉम। ठीक? तो इस प्रकार से ऐसे जब एग्ज़ाम में हम लिखने बैठते हैं, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ छोटी-छोटी बातें, ताकि आपको थोड़ा यूसेज मालूम चल जाए कि इस प्रकार की जो मिस्टेक है वो कई बार हमसे हो जाती है, जिसके नंबर हमारे काट लिए जाते हैं। अब आगे देखो, सच एज़, अब यहाँ पे सच एज़ लिखा है, तो सच एज़ शॉर्टेज ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए सच एज़ अ शॉर्टेज ऑफ कोर्ट, आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे होना चाहिए। और वैकेंसी ऑफ ऑल काइंड्स इन, अब
वैकेंसी ऑफ ऑल काइंड्स इन, अब देखो यहाँ पे भी सही है, पर यहाँ पे एक मिस्टेक, आर्टिकल वापस वही इन द जुडिशरी। तो अभी तक आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट ने जो मिस्टेक की है वो ज़्यादातर आर्टिकल की है। बाकी विशेष मिस्टेक ज़्यादा नहीं है इसमें, जो मैंने बताई वो मिस्टेक्स है। और आरपीएससी की जब कॉपी चेक होके आती है तो आपने देखा होगा कि इसमें कोई विशेष उन्होंने कोई चेकिंग वगैरह कोई गोला नहीं लगा रखा, और ऐसा लगता है कि शायद वो इतनी मिस्टेक निकाल भी नहीं सकते, वो तो सिर्फ शक्ल देख के ही शायद वो कॉपी की और मार्क्स वगैरह दे देते हैं, क्योंकि उनको पता होना बताना चाहिए ताकि स्टूडेंट को पता भी चले कि उनकी मिस्टेक कहाँ पे हुई है। ठीक। और देखो आगे अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पे यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि ये जो रामधारी सिंह दिनकर की बात अभी जो एग्जांपल दिया था, कि उसका मतलब ये है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिलीवर द जस्टिस इन टाइम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जस्टिस जो है वो टाइम के समय पर डिलीवर होना चाहिए, मिलना चाहिए। और द प्रॉब्लम ऑफ डिलेड कोर्ट प्रोसेसिंग इज़, अब जो वो इसमें विद्यार्थी ये बता रहा है कि जो कोर्ट की प्रोसेसिंग की जो डिले होता है, देरी होती है, ठीक है, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे यहाँ बताएं, इज़ बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। अब कौन कौन से हैं वो? जैसे शॉर्टेज ऑफ कोर्ट्स, कि कोर्ट्स की कमी है एक तो, ठीक है, अदालत की जो कमी है। दूसरी क्या कमी है? ऑल काइंड्स ऑफ जुडिशरी, और कई प्रकार की जो जुडिशरी में जो ज़रूरत पड़ती है, कोई भी वहाँ पे जो पद वगैरह होते हैं वो कमी है, वैकेंसी नहीं निकलती। लो जजेस टू पॉपुलेशन रेशो, तो जो जनसंख्या का जो अनुपात है, पॉपुलेशन जो रेशो है, उसके अकॉर्डिंग कम जज हैं। ये भी एक मेन कारण है कि ताकि उनको इतने सारे लोगों के सुनने को नहीं मिलता। और अवेयरनेस की कमी है। ठीक, तो ये बताई गई है। अब आगे अगर हम बात करें विद मोर देन 48,000 केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। अब क्या बताया कि 48,000 ज़्यादा केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, एंड करोर्स इन हाई कोर्ट और जूनियर कोर्ट कैन नॉट डू स्पीडी जस्टिस। अब अगर हम इसमें मिस्टेक की बात करें, तो मिस्टेक देखो, सबसे पहले जो बड़ी मिस्टेक है वही है वापस आर्टिकल वाली मिस्टेक है। सुप्रीम कोर्ट से पहले द का यूज़ होगा, और हाई कोर्ट से पहले भी यहाँ पे द का यूज़ होगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जूनियर जो है, हालांकि वो चलन में है, बोलचाल में है, लेकिन यहाँ पे जूनियर कोर्ट की जगह होना चाहिए यहाँ पे लोअर कोर्ट। ठीक है, हम बोलते हैं लोअर कोर्ट अपर कोर्ट, तो यहाँ पे लोअर कोर्ट वर्ड का यूज़ होना चाहिए। कैन नॉट डू स्पीडी जस्टिस। अब देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो जो लिख रहा है वो क्या लिखना चाहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में 48,000 से अधिक मामले, ठीक है, ये साफ लिख रहा है विद मोर देन 48,000 केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 48,000 जो केसेस हैं, और हाई कोर्ट में करोड़ की संख्या में है। ठीक है, होने के कारण क्या होता है, कैन नॉट डू स्पीडी जस्टिस। तो जो त्वरित न्याय है, मतलब तुरंत जो न्याय है या एक टाइमली जो जस्टिस है, वो नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अब इसमें जो मिस्टेक्स मैंने बताई है आपको, जो स्टूडेंट से हुई है, वो भी मिस्टेक्स है। इसके अलावा ये जो, देखो मैं आपको एक बता दूँ, छोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, कि कैन नॉट डू स्पीडी जस्टिस, इसकी जगह पे हम कुछ और लिख सकते हैं क्या? तो वो हम लिख सकते हैं कि स्पीडी जस्टिस, हम यहाँ पे कर सकते हैं स्पीडी, यहाँ पे ये भी ठीक है, हाँ, स्पीडी जस्टिस बिकम्स, ये हम कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट में हम एक लाइन लिख सकते हैं, अनअटेनेबल, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो लाइन लिखी कैन नॉट डू स्पीडी जस्टिस, तो ये प्रॉपर है, लाइन करेक्ट है, लेकिन कुछ मिस्टेक मतलब वैसा नहीं है जो होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि स्पीडी जस्टिस बिकम्स अनअटेनेबल, मतलब जो त्वरित न्याय है वो अप्राप्य हो जाता है। अगर हिंदी में अगर हम बात करें, अनअटेनेबल का मतलब क्या होता है? अप्राप्य। क्लियर? तो देखो इस तरीके से, अब आगे देखते हैं। हाँ, अभी एक लाइन और रह गई इसमें। अब देखो, वी ऑल हैव टू, देखो यहाँ से
अगर हम बात करते हैं, वी ऑल हैव टू रेज वॉइस एंड सीरियस रिफॉर्म्स हैव टू टेक प्लेस, देन ओनली द ड्यू जस्टिस विल बी डन। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स क्या कहना चाहता है, स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लिखना चाहता है कि हम सभी को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। वी ऑल हैव टू रेज वॉइस ऑफ द एंड सीरियस रिफॉर्म्स हैव टू टेक। अब उचित न्याय दिलाने के लिए गंभीर सुधारों की आवश्यकता है, ये यहाँ पे स्टूडेंट लिखना चाहता है। तो इसमें सेंटेंस एकदम करेक्ट है, हालांकि मिस्टेक कहाँ पे हुई है, देखो ऑल हैव टू एकदम प्रॉपर है, मिस्टेक नहीं कह सकते इसको। तो इसकी जगह पे हम ऑल हैव टू, सॉरी हैव टू की जगह पे हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा यहाँ पे मस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं सेंटेंस को कि वी मस्ट रेस। ठीक है, हमें अपनी आवाज़, तो अपनी आवाज़ के लिए हमें यहाँ पे क्या है, वॉइस से पहले क्या लगाना है, आवर वॉइसेस, कि हमारी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तो आवर वॉइसेस एस लगा दो इसमें। ये यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो इन्हीं के मार्क्स कटते हैं। अब ये जो लाइन है यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि वी ऑल हैव टू की जगह हमने क्या यूज़ किया है, मस्ट, क्योंकि हैव टू का मतलब है कि उठानी है। ठीक है, हैव टू का जो यूज़ है उसका मतलब होता है कि हमें अपनी आवाज़ उठानी है। और लेकिन हमें थोड़ा सा सेंटेंस को एम्फेसाइज करके क्या बताना है कि वी मस्ट रेस, हमें अपनी आवाज़ निश्चित रूप से उठानी चाहिए। ठीक है, और उचित न्याय दिलाने के लिए क्या होता है, गंभीर सुधारों की आवश्यकता होती है उचित न्याय दिलाने के लिए। तो यहाँ पे एंड सीरियस रिफॉर्म्स हैव टू टेक प्लेस, देन ओनली द ड्यू जस्टिस विल बी डन। सेंटेंस एकदम करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा और प्रॉपर यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में, ताकि टीचर को भी और समझ में आ जाए एक जनरल लैंग्वेज में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीरियस रिफॉर्म्स आर नीडेड। जैसे मैं इसकी जगह बता रहा हूँ आपको, सीरियस रिफॉर्म्स आर नीडेड टू डिलीवर प्रॉपर जस्टिस, उचित न्याय। ऐसा क्यों लिखा, मतलब क्या है कि ये यहाँ पे जो लाइन है, सीरियस रिफॉर्म हैव टू टेक प्लेस देन ओनली द ड्यू जस्टिस विल बी डन, मतलब हम आवाज़ उठाएंगे तो उससे क्या होगा, न्याय मिलेगा, उचित न्याय मिलेगा, यानी गंभीर सुधार करने होंगे तभी उचित न्याय मिलेगा, ये स्टूडेंट लिखना चाहता है। लेकिन यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिखना चाहिए कि उचित न्याय दिलाने के लिए गंभीर सुधारों की आवश्यकता है। तो सीरियस रिफॉर्म गंभीर सुधारों की आर नीडेड, आवश्यकता है, टू डिलीवर प्रॉपर जस्टिस, उचित न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, या उचित न्याय प्रदान करने के लिए। ठीक, तो इस प्रकार की यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा कि किस प्रकार से जो स्टूडेंट है मुक्ता राव, उन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में लिखा और 7 नंबर उनको मिले, इसमें 3 नंबर उनके इसमें काटे गए हैं एग्जामिनर द्वारा। हालांकि एग्जामिनर ने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये नंबर उन्होंने किस चीज़ के लिए काटे हैं। ठीक है, तो ये हमने उस चीज़ को एनालिसिस करके बताया कि उनके नंबर यहाँ यहाँ पे कटने की संभावना थी। उन्हीं संभावनाओं के बारे में हमने एक एनालिसिस किया कॉपी का, और आशा है कि स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कॉपी का एनालिसिस हम इसी वीडियो में कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा है। अब हम उस कॉपी को एनालिसिस करेंगे जो मैडम मुक्ता राव ने हमारे इंस्टीट्यूट में बैठ के लिखा था उसमें। तो उसमें उन्होंने एलिब्रेशन वाले टॉपिक में क्या लिखा था उसके बारे में आज हम इसमें एनालिसिस करेंगे। चलो अब आगे देखो। तो अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उस कॉपी की जो मैडम ने हमारे यहाँ पे बैठ के पेपर दिया था, और वो पेपर का कोड है कोड नंबर 6। ठीक है, और कोड नंबर 6 में उनके नंबर आए थे इंग्लिश में 34 और हिंदी में आए थे 37 और हाफ नंबर। ठीक है, और ये एग्ज़ाम उन्होंने दिया था 25 सितंबर 2018 को। अब कोड नंबर 6 में क्या टॉपिक थे उस समय उस एग्ज़ाम में, देखो कोड नंबर 6 में हिंदी के टॉपिक थे वाक्य शुद्धि, वृद्धिकरण और निबंध।
और मॉडल्स, इंग्लिश में टॉपिक था मॉडल्स, एलेब्रेशन और अनसीन पैसेज। और ये एग्ज़ाम हुआ था 30 अगस्त 2018 को। लेकिन मैडम ने ये एग्ज़ाम दिया था 25 सितंबर को, बाद में दिया था, क्योंकि वो स्टूडेंट्स आगे पीछे एग्ज़ाम देते रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें कि अब इसमें इस टॉपिक की अब बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने 2018 का जो पेपर था आरएस मेन का, उनकी कॉपीज़ का, उसमें हमने एलेब्रेशन के बारे में एनालिसिस किया। और अब जो हम इस वाली कॉपी में भी जो एनालिसिस करेंगे वो भी एलेब्रेशन का ही करेंगे। तो देखो इन्होंने क्या क्या देख लेते हैं एक बार। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 33 था हमारे पेपर में, और उसमें हमने एलेब्रेशन दिया था प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, मतलब सावधानी भली है, अच्छी है बजाय इलाज कराने से, यानी सावधानी बेहतर है इलाज कराने की अपेक्षा। तो इसका प्रोवर्ब जो थीम थी हमारी वो थी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और उसका मीनिंग आपको पता होगा, समझ में आ गया होगा। तो देखो अब इसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या लिखा है मुक्ता राव ने, वो हम बात देख लेते हैं। देखो पहली लाइन इन्होंने लिखी है, अ बर्न्ट हैंड पोस्ट केयरलेस कुकिंग और ए ब्रोकन लेग पोस्ट जंपिंग इन स्टेयरकेसेस आर टू सच एग्जांपल्स या इंसिडेंट्स विच कुड हैव बीन इजीली अवॉइडेड। यहाँ तक पहली लाइन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहली लाइन में इन्होंने कोई मिस्टेक की है या एकदम करेक्ट है, इसके बारे में एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब देखो, आपको जब आप पढ़ रहे हो इसको, इस लाइन को, तो आपको ये लगा होगा इसका यूज़ वैसे कम ही करते हैं स्टूडेंट, फिर भी यूज़ एकदम करेक्ट है। यहाँ पोस्ट का मतलब यहाँ पे फ्रॉम भी आ सकता है। ठीक है, तो फ्रॉम केयरलेस और पोस्ट भी आ सकता है, दोनों करेक्ट है। यहाँ पे भी इन्होंने पोस्ट का यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी फ्रॉम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक कहना क्या चाहता है स्टूडेंट, ये लिखना चाहता है कि लापरवाही से खाना पकाने के कारण, ठीक है, अब बर्न्ड हैंड केयरलेस कुकिंग यानी लापरवाही से खाना पकाने के कारण जला हुआ हाथ, ठीक, और ब्रोकन लेग पोस्ट जंपिंग इन स्टेयरकेसेस, और सीढ़ियों पर लापरवाही से कूदने के कारण, ठीक है, टूटा हुआ पैर जो है, वो आर टू सच एग्जाम्पल्स, ये ऐसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इंसिडेंट्स ऐसी घटना है, विच कुड हैव बीन ईजीली अवॉइडेड, जिसको आसानी से टाला जा सकता था। मतलब सावधानी रखी जा सकती थी कि हम लापरवाही से खाना नहीं पकाएं तो हमारा हाथ नहीं जलता, और हम अगर लापरवाही से सीढ़ियों पर नहीं कूदते तो पैर नहीं टूटता। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पहली लाइन में ये लिखना चाहता है, ये कहना चाहता है। तो इसमें मिस्टेक कहाँ हुई है? देखो सबसे बड़ी मिस्टेक अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं विच, इसकी जगह पे यहाँ पे आना चाहिए दैट। ठीक है, हालांकि हमारे इंस्टीट्यूट में जब जिस भी स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा आते हैं, टॉपर्स में आता है हमारे संस्थान के अंदर, तो उनकी कॉपीज़ ज़्यादातर मामलों में 2 बार चेक होती है। ठीक है, तो अगर हम दोबारा इसको चेक करके देख रहे हैं, अब समझाने के लिए मैं आपके सामने दोबारा इसको चेक कर रहा हूँ। एक बार पहले चेक है ये, इसमें इनके नंबर हैं यहाँ पे 7 नंबर। तो 7 नंबर इसमें हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने दिए हैं, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर आ सकते हैं। 7 नंबर अगर दिए हैं तो 3 नंबर किस चीज़ के काटे हैं, वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि टॉपर्स जो लिखते हैं, जो भी स्टूडेंट्स टॉपर्स आए हैं, नंबर अच्छे आए हैं, वो किस प्रकार की मिस्टेक करते हैं। तो देखो पहली मिस्टेक मैंने आपको क्या बताई, ये मैंने मिस्टेक नहीं बताई, ये सिर्फ बताया कि यहाँ पे फ्रॉम भी आ सकता है, पोस्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो विच की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, दैट। ठीक है, तो यहाँ पे दैट, इसके अलावा जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग इन स्टेयरकेसेस, यहाँ पे इसकी जगह पे ऑन का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, ये प्रीपोजिशन का यूज़ है और ऑन का यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। दूसरी जो मिस्टेक लाइन में हुई है वो यहाँ पे क्या है, आर टू सच एग्जाम्पल्स। तो सच एग्जाम्पल्स, तो आर टू एग्जाम्पल्स यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो टू भी जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक,
तो दो एडजेक्टिव एक साथ इनका यूज़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो है वो सच का यहाँ पे यूज़ गलत है। ठीक है, तो एक तो मिस्टेक कौन सी बताई, विच की जगह पे क्या आना चाहिए, दैट। ठीक, और इसके अलावा सच यहाँ पे नहीं आना चाहिए, केवल आर टू एग्जाम्पल्स। क्लियर, और बाकी इनकी जगह पे ऑन आ सकता है। अब इसके बाद में यहाँ पे पहली लाइन में ये मिस्टेक आपको समझ में आ गई कि क्या गलती हुई थी स्टूडेंट से। इसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड लाइन की, दस इट इज़ सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इस सेकंड लाइन में कोई मिस्टेक नहीं है, एकदम करेक्ट है। क्लियर, अब आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे है इट अप्लाइज टू ऑलमोस्ट ऑल डोमेन्स ऑफ आवर लाइफ। ये जो लाइन है, यहाँ तक ये जो लाइन है दिख रही होगी आपको बोर्ड पे, इसमें इट अप्लाइज की जगह पे प्रॉपर जो यूज़ होना चाहिए वो होना चाहिए दिस प्रिंसिपल, क्योंकि ऊपर जो हमने बात की है वो एक प्रकार से जो बात की है उसके लिए यहाँ पे है ना दिस प्रिंसिपल्स। ठीक है, यहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है, होना चाहिए, मतलब करेक्ट तो यही है, दिस प्रिंसिपल ये जो बात है वो अप्लाई होती है। क्लियर, तो दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑलमोस्ट ऑल डोमेन्स ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ पे भी जो मिस्टेक हुई है वो ये हुई कि आवर, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जीवन के सभी डोमेन्स में, सभी क्षेत्रों में ये बात लागू होती है। ये जो सिद्धांत है जो हमने बात की अभी ऊपर, ये जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। ठीक है, तो हमारे जीवन के नहीं, सभी के जीवन, मतलब हालांकि अवर यहाँ पे अगर लिखा है, एग्जामिनर कंसिडर कर सकता है कि यहाँ पे हमारे का मतलब यहाँ पे सभी से है, वो भी ठीक है, और हम केवल ये लिखते हैं ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक, जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब देखो यहाँ पे बी द मैटर्स, ये जो यूज़ है हालांकि करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ पे यूज़ सही नहीं है, करेक्ट नहीं कह सकते इसको। तो यहाँ पे होना चाहिए वेदर इट बी मैटर्स। देखो, वेदर इट बी मैटर्स, तो ये यहाँ पे होना चाहिए किसकी जगह पे, बी द मैटर्स की जगह पे। तो बी द मैटर्स की जगह पे क्या होना चाहिए, वेदर इट बी मैटर, चाहे वो इसका मामला हो। जब हम ऐसे बोलते हैं ना, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, वो हो, इस प्रकार की जो बातें आती है वहाँ पे वेदर बी का यूज़। तो देखो, वेदर इट बी मैटर्स ऑफ स्टडी, चाहे वो अध्ययन का मामला हो, टेकिंग एडवाइस। ठीक, तो टेकिंग सही है, लेकिन मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए बताता हूँ, यहाँ पे सीकिंग का यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, सीकिंग का यूज़ भी हो सकता है, सीकिंग एडवाइस। बिफोर, बिफोर में यहाँ पे देखो छोटी सी मिस्टेक है, लिखने में हो जाती है कई बार, बिफोर में ई लगाना भूल गए, और ये बड़ी मिस्टेक है, चूजिंग, चूजिंग के, हाँ ये बड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे आना चाहिए चूजिंग, क्योंकि चॉज जो है वो सेकंड फॉर्म है चूज़ की, पास्ट टेंस का यूज़ है, तो यहाँ पे चूजिंग आना चाहिए बिफोर चूजिंग। अब बिफोर चूजिंग कैरियर, तो यहाँ पे बिफोर चूजिंग अ कैरियर, ये यहाँ पे फिर वापस आर्टिकल की मिस्टेक। तो बिफोर चूजिंग अ कैरियर और इवन मैरिटल रिलेशंस, ये करेक्ट है यहाँ तक। तो देखो इस लाइन में जो थर्ड लाइन है, इसमें मिस्टेक क्या क्या निकली है, हाँ फोर्थ लाइन में, कि एक तो इट अप्लाइज की जगह पे क्या, यहाँ पे द दिस प्रिंसिपल आना चाहिए, यहाँ तक सही है, और डोमेन्स ऑफ यहाँ पे आना चाहिए, अवर की जगह नहीं आना चाहिए, और बी द मैटर्स की जगह पे क्या आना चाहिए, वेदर इट बी मैटर्स। ठीक है, चाहे वो अध्ययन का मामला हो, स्टूडेंट्स क्या लिखना चाहता है कि ये सिद्धांत जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है, चाहे वो अध्ययन का मामला हो। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे भी ये मिस्टेक कही जाएगी, वैसे तो फुल स्टॉप की जगह कॉमा ही लगा दो, अध्ययन का मामला हो, सीकिंग एडवाइस बिफोर चूजिंग ए कैरियर, और कैरियर चुनने से पहले सलाह लेने का मामला हो, सलाह लेना हो, या फिर कोई वैवाहिक संबंध का मामला हो। ठीक है, इसमें ये सिद्धांत क्या होता है, लागू होता है। क्लियर, अब आगे देखो, आगे अगर हम बात करें इसमें, तो बीइंग केयरफुल एंड प्रिवेंटिंग सर्टेन एस्पेक्ट ऑलवेज लीड्स टू सेफ लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो लिख तो बिल्कुल सही रहा है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या हो जाती है, बीइंग केयरफुल एंड प्रिवेंटिंग सर्टेन एस्पेक्ट ऑलवेज सेफर लाइफ, यहाँ पे सेफर का यूज़ होना चाहिए।
ठीक है। हो सकता है जो मैं मिस्टेक्स निकाल रहा हूँ सिर्फ़ आपको समझाने के लिए निकाल रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिस्टेक हो सकती है जो कई बार नज़र में नहीं आती है, ठीक? तो यहाँ पे बीइंग केयरफुल, एक तो केयरफुल होना एंड प्रिवेंटिंग सर्टेन एस्पेक्ट ऑलवेज लीड्स टू सेफर लाइफ, तो यहाँ पे सेफ की जगह सेफर लाइफ होना चाहिए। अब लाइफ ऑप्शंस, ठीक है। अब एट टाइम्स पीपल कंफ्यूज रिस्क टेकिंग एटीट्यूड विद प्रिवेंटिव मेजर और द टेक इट एज बीइंग केयरलेस। यहाँ तक जो लाइन है इसमें क्या मिस्टेक लग रही है? तो देखो एट टाइम्स का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट लिखना चाहता है कभी कभी, तो ज़्यादा प्रॉपर है एट टाइम्स की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए सम टाइम्स, ठीक है। और मतलब क्या है, स्टूडेंट क्या लिखना चाहता है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि कन्फ्यूज देयर रिस्ट, हाँ कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जोखिम ले लेते हैं, लेकिन जो उसके उपाय होते हैं, कोई भी जो प्रिकॉशंस होती है उसके प्रति वो क्या होते हैं, लापरवाही होते हैं, मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे एट टाइम्स है तो इसकी जगह क्या होना चाहिए यहाँ पे, सम टाइम्स। क्लियर। अब आगे देखो, पीपल कंफ्यूज अ रिस्क टेकिंग, देखो अब यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ए आएगा और रिस्क टेकिंग के बीच में यहाँ पे हाइफन आएगा। ये ज़रूरी होता है इंग्लिश में अगर हम लिख रहे हैं तो रिस्क टेकिंग बीच में आपको वो लगा देना है। क्लियर। अब अगर हम और बात करें आगे, एटीट्यूड विद प्रिवेंटिव मेजर्स और द टेक इट एज बीइंग केयरलेस। अब देखो सबसे बड़ी मिस्टेक ही क्या लग रही है आपको यहाँ पे, केयरलेस तो क्या है, एक प्रकार से एडजेक्टिव है। जैसे हम बोलते हैं कि रवि इज़ केयरलेस, पप्पू इज़ केयरलेस, ठीक है, पिंकी इज़ केयरलेस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, केयरलेसनेस, क्योंकि हमें यहाँ पे नाउन का यूज़ करना है। ये एक मिस्टेक हो गई, ठीक। और वायल, हाँ केयरलेसनेस, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ के देखोगे तो इसमें जो मिस्टेक्स है और भी हो सकती है। चलो और देख लेते हैं क्या मिस्टेक हो सकती है। अब आगे जो इन्होंने लिखा है इसमें, तो वापस वही मिस्टेक यहाँ पे भी है। देखो रिस्क टेकिंग वो लगाना है, इज़ ए ड्यूल एज्ड, अब ड्यूल एज के बीच में भी आएगा, और वेपन, लेकिन जैसे जनरली हम क्या बोलते हैं, दुधारी तलवार, तो यहाँ पे वेपन की जगह यहाँ प्रॉपर वर्ड है यहाँ पे सॉर्ड, इसका यहाँ पे आपको यूज़ करना है। बस इतनी सी मिस्टेक है, ज़्यादा इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। क्लियर। और फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखो पहली ही लाइन में यहाँ से अगर हम देखते हैं तो टेकिंग रिस्क, यहाँ पे एस आएगा, ठीक है, खतरे उठाना, विद वर्चुअस एक्शन कैन यील्ड ग्रेट सक्सेस, एकदम करेक्ट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सक्सेस तक। बट ऑल रिस्क नो केयर कैन बी डिजास्टर्स, डिजास्टर्स का मतलब विनाशकारी, तो यहाँ पे ऑल रिस्क नो केयर, तो इसकी जगह पे होना चाहिए टेकिंग रिस्क विदाउट केयर, ठीक है। टेकिंग रिस्क जैसे यहाँ पे होना चाहिए टेकिंग रिस्क विदाउट केयर, या फिर होना चाहिए विद नो केयर। ये मैं आपको छोटे छोटे फ्रेज बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो देखो ऑल रिस्क नो केयर ये थोड़ा प्रॉपर नहीं लग रहा, टेकिंग रिस्क विदाउट केयर, या तो आप यहाँ पे ये लिखो या फिर लिखो विद नो केयर, टेकिंग रिस्क विद नो केयर, ठीक है। कैन बी डिसास्टर्स, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है। आवर एंसेंट टाइम ग्रूज, अब देखो यहाँ मिस्टेक क्या हुई है, एंसेंट के बाद में टाइम, ये यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, ठीक है, इम्प्रॉपर है। एंसेंट डायरेक्ट आता है, कोई ज़रूरत नहीं लगाने की, एंसेंट ग्रूज एंड फिलोसोफर्स ऑल्सो एम्फेसाइड अपॉन, देखो ये बड़ी मिस्टेक है, एम्फेसाइज के बाद में अपॉन का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर। एम्फेसाइड द प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंशन, आगे लिख ही दिया है। अब यहाँ तक 10 अ फेमस सेइंग इज़ देयर, अब पता है क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो ये हालांकि इन्होंने दोनों पहले जो आर एस मैन का जो पेपर इन्होंने मेन पेपर था उसके अंदर भी ये चीज़ यूज़ की है हिंदी की,
और लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जब आपको एलेब्रेशन को एक्सपेंड करने के लिए सेंड क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो उसमें पहले से ही प्रोवर्ब होती है, पहले से ही थीम होती है, तो दूसरी थीम देने की ज़रूरत नहीं है। ये गलत माना जाता है। आप देखना किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे जब पेपर होते हैं, इनमें जो टॉपिक है, एक थीम के अंदर दूसरी थीम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी उस बात को खोल के लिखो, समझा के लिखो, लेकिन दूसरी थीम का उसमें यूज़ मत करो और दूसरी लैंग्वेज का तो सही नहीं है। बाकी हो सकता है आरपीएससी इसको कंसीडर करती हो। तो देखो यहाँ पे इनका कहने का मतलब क्या है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, मीन्स बेटर टू एक्ट इन एडवांस दैन देन टू रिपीट फॉर इट। ठीक है, तो अगर यहाँ देन लिखा है तो यहाँ पे भी ये गलत है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या है, जब इन्होंने यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब है, हालांकि जो एक्सप्लेन किया बिल्कुल करेक्ट है। फेमस सेइंग ये भी हो सकता है कि देयर इज नो यूज क्राइंग। देखो, ये भी हो सकता है, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, मतलब अब पछताए क्या हो, ये इसका इंग्लिश का इसका वो है, अगर देखा जाए तो थीम। तो देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, तो ये हमने पूरा इसका एनालिसिस किया। तो इनके नंबर यहाँ पे जो हमारे जो टीचर है उन्होंने नंबर दिए यहाँ पे 7। तो 7 नंबर, इतनी ज़्यादा मिस्टेक नहीं किए। तो अब आप ये देखो, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको इस तरीके से लिखना आता है? ठीक है, अगर वो आता है तभी उनके 7 या 8 नंबर उनके आ सकते हैं, 9 नंबर तक आ सकते हैं। 10 नंबर इसलिए नहीं आता है क्योंकि पूरे में से पूरे नंबर, क्योंकि हमेशा ये संभावना मौजूद होती है। पहले देखो इतनी सारी मिस्टेक्स हो जाती है, मान लो किसी के मिस्टेक्स नहीं भी हो, तब भी ये संभावना मौजूद रहती है कि इससे अच्छा भी लिखा जा सकता है। क्लियर? लेकिन देखो सबसे बड़ी बात देखो कि मैंने जो मिस्टेक्स निकाल के बताई है, आरपीसी के किसी भी टीचर ने अब तक इस प्रकार से कोई मिस्टेक कहीं नहीं निकाली हुई है, सिर्फ एक टिक कर दिया और नंबर दे दिए। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने करके बताया आपको यहाँ पे। तो हमने किसकी 2 एलिब्रेशन का यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो हमारे इंस्टीट्यूट की कॉपी में उन्होंने लिखा था, और वो जो मेन कॉपी में उन्होंने लिखा था एग्ज़ाम की, वो दोनों चीज़ को हमने यहाँ पे ढंग से कर लिया है। अब देखो आगे, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ और टॉपर्स ने कौन से टॉपिक में, जैसे निबंध लिखने में, सॉरी निबंध तो आरएस में आता नहीं है, पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ राइटिंग में या प्रेसी राइटिंग में। तो अब इनका जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहला हम मुक्ता राव की जो कॉपी है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो अदर जो अभी 2021 के जो टॉपर्स हैं, ठीक, उनके बारे में, उनकी कॉपी को भी एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी कॉपी हो जिसको आप चाहते हो एनालिसिस करवाना, वो आप मुझे फ़ोन नंबर पे, नंबर मैं बता देता हूँ आपको। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और मेरा मेल आईडी है, उस पे आप मेल कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे भी आप मेल कर सकते हो या इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी ऐसी कॉपी जो आप चाहते हो कि कितने नंबर इनके आने चाहिए थे, या इन्होंने क्या मिस्टेक की है आपको पता नहीं चल रही, तो आप मुझे वो भेज सकते हो। आपकी कॉपी को मैं पूरा एनालिसिस कर दूँगा, और अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन करना चाहता है तो वो भी इस नंबर पे बात कर सकता है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया हो, कैसा लगा आपको, और क्या आपको इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए इस प्रकार की कॉपी के एनालिसिस में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है? तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।